4 अक्टूबर 1992 एल फ्लाइट 1862 बोइंग 747 सीरीज का एक कार्गो प्लेन न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरकर एम्स्टर्डम के शिफल एयरपोर्ट की तरफ आ रहा था। वैसे तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फ्लाइट के पायलट्स को प्लेन की ऑटो पायलट स्पीड में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, जिस कारण प्लेन में एयर स्पीड भी फ्लक्चुएट हो रही थी। इसके साथ साथ प्लेन के रेडियो सिस्टम में भी कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। इसके अलावा प्लेन के इंजन नंबर 3 में लगे हुए जनरेटर की इलेक्ट्रिक वोल्टेज भी थोड़ा फ्लक्चुएट कर रही थी। दोपहर के लगभग 2:40 पर फ्लाइट एम्स्टर्डम के शिफल एयरपोर्ट पर सकुशल लैंड करती है। लैंड करने के बाद पायलट्स ग्राउंड स्टाफ और मेंटेनेंस टीम को प्लेन में आ रही परेशानियों के बारे में बताते हैं। मेंटेनेंस टीम जरूरी रिपेयर करने के बाद फिर से प्लेन को अगली उड़ान भरने की मंजूरी दे देते हैं। अपनी अगली उड़ान के लिए फ्लाइट को एम्स्टर्डम से उड़ान भरकर इजराइल के बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना था। कुछ और कार्गो सामान लोड करने के बाद फ्लाइट को उसकी उड़ान के लिए तैयार किया जा रहा था। इस उड़ान के लिए नए पायलट्स और फ्लाइट इंजीनियर को नियुक्त किया जाता है। यहां से प्लेन उड़ाने की जिम्मेदारी 59 वर्षीय कैप्टन यित्जिक फुक्स को दी जाती है। कप्तान यित्जिक फुक्स पिछले 28 सालों से एल इजराइल एयरलाइन के साथ काम कर रहे थे और अपने करियर में उन्होंने अब तक 25,000 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस प्राप्त किया था। उनके साथ 32 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर आर्नन ओहद और 61 वर्षीय फ्लाइट इंजीनियर गिदालिया सोफर प्लेन में सवार होते हैं। फर्स्ट ऑफिसर आर्नन ने 10 महीने पहले ही एल इजराइल को ज्वाइन किया था, जबकि फ्लाइट इंजीनियर गेदालिया सोफर पिछले 37 सालों से इजराइल एयरलाइन के साथ काम कर रहे थे। कॉकपिट में पायलट और फ्लाइट इंजीनियर के साथ इजरायली एयरलाइन के एक एम्प्लॉय 23 वर्षीय एनेथ सोलोमन भी सवार होती है। एनेथ सोलोमन इजरायली एयरलाइन के ही एक एम्प्लॉय से शादी करने के लिए एम्स्टर्डम से इजरायली जा रही थी। हालांकि फ्लाइट 1862 को शाम के 5:30 बजे एम्स्टर्डम एयरपोर्ट से टेक ऑफ करना था, लेकिन एयरपोर्ट पर बिजी ट्रैफिक के कारण एटीसी से इस फ्लाइट को 6:20 पर टेक ऑफ की इजाजत दी थी। प्लेन में कार्गो सामान को लोड करने और रिफ्यूल करने के बाद शाम के लगभग 6:05 पर पायलट पुश बैक प्रोसेस को शुरू करते हैं। $338.3 मैट्रिक टन के कार्गो सामान के साथ शाम के लगभग 6:21 पर फ्लाइट 1862 रनवे 01L से टेक ऑफ रोल शुरू करती है। फर्स्ट ऑफिसर आर्नन ओहद प्लेन को उड़ा रहे थे, जबकि कप्तान दूसरे इंपॉर्टेंट सिस्टम्स और फ्लाइट मॉनिटर को कंट्रोल कर रहे थे। छह 6:22 पर फ्लाइट एम्स्टर्डम एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है। अपने फ्लाइट पाथ को फॉलो करते हुए प्लेन धीरे धीरे ऊपर जाता हुआ राइट टर्न लेता है। अगले 5 मिनट तक बिना किसी परेशानी के प्लेन अपनी हाइट बढ़ाता हुआ 6500 फीट की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। 6:27 पर प्लेन जब एम्स्टर्डम के पास बनी हुई गुईमीर लेक के ऊपर से गुजर रहा था, तो तभी पायलट को एक तेज धमाके की आवाज सुनाई देती है। राइट विंग पर लगा हुआ एक इंजन झटके के साथ टूटकर प्लेन से अलग हो गया। टूटा हुआ इंजन हवा में दूसरे इंजन से जा टकराया, जिसके कारण दूसरा इंजन भी टूटकर प्लेन से अलग हो गया। टूटे हुए दोनों इंजन के कारण राइट विंग का बहुत बड़ा हिस्सा भी डैमेज हो चुका था। लगभग 10 मीटर का टुकड़ा विंग से टूटकर अलग हो चुका था। एक तेज धमाके के साथ एम्स्टर्डम शहर के लोग आसमान से गिरते हुए आग और चिंगारी के टुकड़े को देखकर घबरा गए। ठीक उसी वक्त नीचे गुईमीर लेक के बोटिंग का मजा ले रहे कुछ लोगों ने भी आसमान में तेज चिंगारी और उगलते हुए प्लेन को देखा, तो किसी अनहोनी की आशंका से उन लोगों ने तुरंत ही इमरजेंसी सर्विसेज और कोस्ट गार्ड को रेडियो मैसेज करके इसकी जानकारी दी।
कॉकपिट में 2 इंजन्स के फेल होने के वार्निंग मैसेज को देखते हुए फर्स्ट ऑफिसर ने एटीसी टावर को मेडे कॉल कर दिया और तुरंत ही शिफल एयरपोर्ट पर वापस लैंड करने की अनुमति मांगी। इसके बाद तुरंत ही पायलट ने प्लेन को राइट साइड में वापस शिफल एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया और प्लेन में भरे हुए फ्यूल को हवा में फेंकना शुरू कर दिया। मेडे इमरजेंसी कॉल मिलते ही एटीसी टावर ने भी तुरंत ही एयरपोर्ट के आसपास उड़ रहे सभी प्लेन्स को वहां से हटाकर पूरे एयर रूट को क्लियर कर दिया ताकि फ्लाइट 1862 आसानी से इमरजेंसी लैंडिंग कर सके। एटीसी कंट्रोलर दोबारा पायलट को कॉल करके उनसे प्लेन में आई खराबी के बारे में जानने की कोशिश करता है ताकि उसी के अनुसार एयरपोर्ट पर इमरजेंसी सर्विस को तैयार किया जा सके। सावधानी बहुत ही जरूरी है, फिर चाहे वो हवाई यात्रा हो या आपके घर की सुरक्षा। इसलिए हमारे आज के वीडियो के स्पॉन्सर हैं D3D सिक्योरिटी सिस्टम एंड CCTV कैमरा। अब चाहे आप ऑफिस में काम कर रहे हो या कहीं विदेश यात्रा पर हो, अपने मोबाइल फोन से आप अपने घर और परिवार को कभी भी लाइव देख सकते हैं। इसी तरह D3D सिक्योरिटी सिस्टम लगाकर आप अपने घर में किसी भी अनजान आदमी को आने से रोक सकते हैं। D3D सिक्योरिटी और CCTV को इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है और कीमत में भी D3D के सभी प्रोडक्ट बहुत ही किफायती प्राइस पर उपलब्ध हैं। इसी के साथ डिस्क्रिप्शन में हम आपको एक स्पेशल कूपन कोड भी दे रहे हैं जिसका उपयोग करके आप स्पेशल डिस्काउंट भी पा सकते हैं। तो देर किस बात की, अपने परिवार को दीजिए सुरक्षा का तोहफा। और आइए इसी के साथ वापस आते हैं अपनी केस स्टडी पर। पायलट एटीसी कंट्रोलर को इंजन नंबर 3 में आग लगने की जानकारी देता है। अभी तक पायलट या एटीसी कंट्रोलर किसी को भी प्लेन की सही हालत के बारे में जानकारी नहीं थी। वो ये समझ नहीं पाए कि प्लेन कितनी बुरी तरह से डैमेज हो चुका था। हालांकि कॉकपिट डैशबोर्ड के वार्निंग मैसेज से पायलट को यही लग रहा था कि प्लेन के 2 इंजन काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इसका कोई अंदाजा नहीं था कि दोनों इंजन के साथ साथ विंग का एक बड़ा हिस्सा ही टूटकर प्लेन से अलग हो चुका है। वैसे भी 747 के डिजाइन के कारण कॉकपिट से इंजन को देख पाना बहुत मुश्किल था। पायलट विंग के बाहरी साइड में लगे हुए विंग को तो किसी तरह थोड़ा बहुत देख सकते थे, लेकिन अंदर की तरफ लगे हुए इंजन को देख पाना नामुमकिन था। एटीसी टावर से लगातार बात करते हुए पायलट प्लेन को वापस शिफल एयरपोर्ट की तरफ ले जा रहे थे। पायलट एटीसी से रनवे 27 पर लैंडिंग करने की अनुमति मांगते हैं और जिसके जवाब में एटीसी कंट्रोलर उन्हें अप्रोच एटीसी से कांटेक्ट करने के लिए कहता है। अब चूंकि प्लेन अभी भी 5000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था और एयरपोर्ट सिर्फ 7 मील दूर था, इसलिए एयरपोर्ट पर सीधा जाकर लैंड नहीं किया जा सकता था। इसलिए एटीसी कंट्रोलर ने पायलट को राइट साइड में मुड़कर एम्स्टर्डम शहर के ऊपर से चक्कर लगाते हुए प्लेन की हाइट कम करने के लिए कहा ताकि प्लेन को रनवे 27 पर लैंड किया जा सके। लैंडिंग के दौरान प्लेन की स्पीड और हाइट को कंट्रोल करने के लिए पायलट फ्लैप्स को एक्सटेंड कर देते हैं। अब चूंकि इनबोर्ड ट्रेलिंग एज फ्लैप्स इंजन नंबर 1 के हाइड्रोलिक सिस्टम से जुड़े हुए थे और वो इंजन अभी भी काम कर रहा था, इसलिए इनबोर्ड फ्लैप्स एक्सटेंड हो गए। लेकिन आउटबोर्ड ट्रेलिंग एज फ्लैप्स फेल हो चुके इंजन नंबर 4 के हाइड्रोलिक सिस्टम से जुड़े हुए थे, जिस कारण वो एक्सटेंड नहीं हो पाए। इसके साथ साथ सिर्फ लेफ्ट विंग में लगे हुए लीडिंग एज फ्लैप्स ही एक्सटेंड हो पाए। राइट विंग का काफी बड़ा हिस्सा डैमेज होने के कारण उसमें लगे हुए लीडिंग एज फ्लैप्स एक्सटेंड नहीं हो पाए। फ्लैप्स के सही तरीके से काम ना करने के कारण प्लेन की डायरेक्शन को कंट्रोल करना पायलट के लिए मुश्किल होता जा रहा था और उन्होंने इस प्रॉब्लम की जानकारी एटीसी कंट्रोलर को भी दी। राइट साइड के दोनों इंजन उखड़ जाने और फ्लैप के काम ना करने के कारण अब लेफ्ट साइड का विंग राइट साइड के विंग से ज्यादा लिफ्ट प्रोड्यूस कर रहा था और जिसके कारण तेजी से प्लेन राइट साइड की तरफ झुकने लगा। प्लेन की सिंकिंग स्पीड को कंट्रोल करने के लिए पायलट लेफ्ट साइड के इंजन की पावर को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिस कारण प्लेन और भी तेजी से राइट साइड में झुकने लगता है। पायलट लगातार प्लेन को लेफ्ट साइड में मोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बेकाबू प्लेन तेजी से राइट साइड की तरफ झुकता जा रहा था और तेजी से राइट साइड में झुककर नीचे गिरते हुए प्लेन को काबू करना पायलट के हाथों से बाहर जा चुका था। बदहवासी की हालत में पायलट आखिरी क्षणों तक प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे।
कंट्रोल टावर में बैठे हुए लोगों को शहर के बीचों बीच से आग और धुएं का गुब्बारा उड़ता हुआ नजर आया और वो समझ गए कि अब सब खत्म हो चुका है। प्लेन एम्स्टर्डम शहर की ऊंची ऊंची इमारतों के बीचों बीच क्रैश हुआ था। भारी भरकम कार्गो प्लेन एक मल्टी स्टोरी रेसिडेंशियल बिल्डिंग को बीचों बीच से फाड़ता हुआ निकल गया। टक्कर इतनी भयानक थी कि 10 मंजिला बिल्डिंग के 120 मीटर के दायरे में बने हुए सारे फ्लैट तबाह हो गए। टक्कर लगते ही प्लेन के साथ साथ पूरी बिल्डिंग में आग लग गई। अपनी जान बचाने के लिए लोग बदहवास 10 मंजिल बिल्डिंग से नीचे कूदने लगे। चारों तरफ सिर्फ तबाही और मौत नजर आ रही थी। इस दर्दनाक हादसे में प्लेन में सवार 4 लोगों के साथ साथ बिल्डिंग में रह रहे 39 लोग मारे गए। हालांकि सरकारी आंकड़ों के अनुसार बिल्डिंग में रह रहे 39 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की गई थी, लेकिन एम्स्टर्डम के मेयर के अनुसार उस बिल्डिंग में रह रहे 240 से ज्यादा लोग इस हादसे में लापता थे। भील ममियर नाम का यह इलाका जहां यह दर्दनाक हादसा हुआ था, वहां घाना और सुरिनाम कम्युनिटी के बहुत सारे गैर कानूनी इमिग्रेंट्स रह रहे थे, जिसके कारण इस हादसे में मारे गए लोगों की सही पहचान नहीं हो पाई और लापता हुए लोगों का कुछ पता नहीं चल सका। हादसे में मारे गए लोगों की याद में क्रैश साइट के नजदीक एक मेमोरियल बनाया गया। हर साल इस मेमोरियल पर एक शोक सभा आयोजित की जाती है, जिस दौरान श्रद्धांजलि के लिए कोई भी प्लेन इस इलाके के ऊपर से उड़ान नहीं भरता। बोइंग 747 प्लेन को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि अगर इंजन किसी कारण से डैमेज हो जाए तो उसमें लगी हुई फ्यूज पिन इंजन को विंग से अलग कर देती है, ताकि डैमेज इंजन विंग्स और उसमें भरे हुए फ्यूल को नुकसान ना पहुंचा पाए। नीदरलैंड्स एविएशन सेफ्टी बोर्ड ने पाया कि बहुत ज्यादा कार्गो लोड करने के कारण इंजन ब्लास्ट हो गया। इंजन में लगी हुई फ्यूज पिन सही तरीके से काम नहीं कर पाई और टूटता हुआ इंजन विंग्स के एक बहुत बड़े हिस्से को डैमेज कर गया, जिस कारण प्लेन को कंट्रोल करना नामुमकिन हो गया। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारा हौसला बढ़ाएं। आपके सहयोग के लिए हम सदैव आपके आभारी हैं। धन्यवाद।